ये की बात सुनकर ध्वनि जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, तू आज उससे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तेरा मूड पहले से खराब है, ऊपर से उस लड़की का आज पहला दिन होने वाला है। तू क्या चाहता है, वो पहले ही दिन यहाँ से भाग जाए? हाँ तो भाग जाए, क्या फर्क पड़ता है, उससे उसी का नुकसान होने वाला है। नंबर 1, वो यहाँ पर जॉब करने का मौका खो देगी, और नंबर 2, उसे हमें कंपनसेशन कर देना होगा। आर्य के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। तुझे उससे जो बदले लेने हैं ले लेना, लेकिन आज नहीं, उसे मैं खुद देख लूंगी, ध्वनि ने कहा और वहां से जाने लगी। आर्य ने उसके पीछे से तेज आवाज में कहा, तुम कब तक उसे मुझसे बचा कर रखोगी? आज नहीं तो कल यहाँ काम करते हुए उसे मेरे सामने आना ही होगा। ध्वनि ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और अपने कैबिन में आ गई। उसने जेनी से शिवी को अपने कैबिन में भेजने की बात भी कह दी थी। दूसरी तरफ शिवी जब फिर से रेडी होकर निकली तो जिया खुश हो गई थी, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कुराहट छोटी पड़ गई और उसने मुंह बनाकर कहा, कपड़े तो ठीक हैं, लेकिन मेकअप और बालों का भी कुछ करना होगा। जिया ने शिवी को ड्रेसिंग के आगे जबरदस्ती बिठा दिया। उसने उसके चेहरे पर हल्का मेकअप किया और आधे बालों को लेकर हाई बन बना दिया। शिवी का ये लुक काफी कूल लग रहा था। हाँ, आप कह सकते हैं कि एक कॉलेज पास आउट प्लेसमेंट के लिए आई है। पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी राह चलती बेचारी लड़की को दया खाकर किसी ने जॉब दे दी हो। उसे तैयार हुआ देखकर जिया काफी खुश हुई। शिवी ने उसे थैंक्स कहा और जल्दी से बैग लेकर डिजाइनर्स के लिए निकल पड़ी। लगभग 1 घंटे बाद वो रिचार्ज के ऑफिस पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट को अपनी आईडी दिखाने के बाद उसने आर्य के ऑफिस का फ्लोर पूछा और जल्दी जल्दी वहां जाने लगी। ओह गॉड, पहले दिन ही लेट हो गई। इस बात को लेकर वो मुझे पक्का सुनाएगा। उस दिन वाली बात को भी वो भूला नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो ये बात भी मेरे फेवर में जाएगी। वो मुझसे गुस्सा होगा और मुझे निकाल देगा। लिफ्ट रुकते ही शिवी बाहर निकली। वो तेज कदमों से चलते हुए आर्य के कैबिन के पास पहुंची। उसे ऑफिस आने में देर हो गई थी। वहां पहुंचने के बाद वो सबसे पहले आर्य की सेक्रेटरी जेनी से मिली। मुझे मिस्टर ओबरॉय से मिलना है। मेरा नाम शिवनंदिनी अय्यर है और मुझे शिवी उसे अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। तभी जेनी ने उसकी बात के बीच में कहा, अच्छा तो तुम हो वो जिसे प्लेसमेंट मिली है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले दिन ही ऑफिस लेट आई हो? सर का मूड वैसे भी काफी खराब है, ऊपर से तुम्हारा देर से आना। उनका मूड कब खराब नहीं होता? शिवी ने आंखें तरेर कर कहा। जेनी ने उसकी बात नहीं सुनी थी, वो बोले जा रही थी। तुम्हें सर से मिलने से पहले ध्वनि मैम से मिलना होगा। उनका ऑफिस 3rd फ्लोर पर है, वहां जाओगी तो किसी से पूछ लेना। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से वापस लिफ्ट की तरफ आ गई। लगता है उसके साथ काम करने वाले लोग भी बिल्कुल उसी की तरह, तभी यहाँ काम करने वाले लोग टिके हुए हैं। उन्हें उसे झेलने में दिक्कत नहीं होती होगी। शिवी 3rd फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। ध्वनि के ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी, चलो एक बात तो अच्छी है, यहाँ ज्यादातर काम करने वाले लोग इंडियन हैं। फिर उसे ख्याल आया कि वो यहाँ काम करने नहीं बल्कि जॉब छोड़ने के सिलसिले में बात करने आई थी। ये बात याद आते ही उसने अपने सिर पर हल्के से मारा और कहा, इंडियंस के साथ रहने का इतना ही शौक है तो अपने देश में चलकर ही रहना। खुद से बातें करते हुए शिवी ध्वनि के कैबिन तक पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाकर हल्की तेज आवाज में अंदर आने के लिए पूछा, मे आई कम इन मैम? यस। अंदर से ध्वनि की एक सख्त आवाज आई। शिवी अंदर आई। उसके अंदर आते ही ध्वनि उसकी तरफ चेयर पर बैठे बैठे पलटी। ध्वनि उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी। तो तुम हो मिस शिवनंदिनी अय्यर? नाम देखकर लगा नहीं था कि तुम इतनी कूल हो सकती हो। ध्वनि ने उसकी अपीयरेंस के हिसाब से जज किया। शिवी झट से बोली, वो मुझे मिस्टर आर्य सिंह ओबरॉय से मिलना था। ध्वनि बोली, क्यों, मुझसे मिलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूँ। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस एक बार सर से मिलना चाहती थी, शिवी ने जवाब दिया। अब जब यहाँ काम कर रही हो तो उनसे मिलना होता रहेगा। चलो बैठो, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। बोलते हुए ध्वनि ने शिवी को सामने लगी चेयर पर बैठने का इशारा किया। शिवी हिचकिचाते हुए कुर्सी पर बैठ गई। ध्वनि कॉन्ट्रैक्ट को एक बार फिर पढ़ रही थी। शिवी ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे के भाव गंभीर थे। उसने अपने मन में कहा, ये तो देखने में काफी स्ट्रिक्ट लग रही है। इससे अच्छा उस जंगली बिल्ली से मिलने का मौका मिल जाता तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो मेरी शक्ल देखकर ही मुझे यहाँ से निकाल देता। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद ध्वनि ने शिवी से कहा, हाँ तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, तुम काफी लकी हो कि तुम्हें यहाँ प्लेसमेंट मिली। प्लेसमेंट के साथ ही तुम्हारी सैलरी शुरू हो जाएगी, जो कि तुम्हारे काम को देखकर होगी। तुम यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करोगी, जिसमें तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर को असिस्ट करना होगा। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसके कोई जवाब ना देने पर ध्वनि ने पूछा, वो मैं ये कहना चाहती थी कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती, मेरी कुछ पर्सनल रीजंस हैं। आप मेरी जगह किसी और को प्लेसमेंट दे सकती हैं। आप कहे तो मैं आपको कुछ अच्छे नाम सजेस्ट कर सकती हूँ जो मेरी यूनिवर्सिटी से है। उन्होंने भी काफी अच्छा स्कोर किया है एंड ट्रस्ट मी, वो मुझसे किसी भी तरह कम नहीं है। वो टॉप स्कोर ना कर पाई हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। शिवी ने एक सांस में ध्वनि के सामने सब कुछ बोल दिया। उसकी पूरी बात गौर से सुनने के बाद ध्वनि ने जवाब में कहा, रियली मैडम, ये कोई मजाक चल रहा है जो तुम ये नौकरी नहीं करना चाहती? डोंट फॉरगेट कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कोई हलवा पूरी नहीं है जो तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम अपने किसी दोस्त को पास कर दोगी। लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। शिवी ने झट से कहा, हाँ तभी तो कह रही हूँ कि मुझे मिस्टर आर्य सिंह ओबरॉय से मिलना है। तुम जिस आर्य सिंह ओबरॉय से मिलने की बात कर रही थी वो आज बहुत ज्यादा गुस्से में है। तुम्हारी बात सुनने के बाद उसका गुस्सा 10 गुना बढ़ जाएगा। ध्वनि ने कहा, आप नहीं जानती लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं, बस प्लीज एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए। शिवी उसके सामने आर्य से मिलने की रिक्वेस्ट करने लगी। वो सब तो ठीक है, अगर तुम्हें ये नौकरी करनी ही नहीं थी तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया? ध्वनि शिवी के इस रवैये से काफी हैरान थी। जहां सभी डिजाइनर्स में प्लेसमेंट पाने के लिए बेताब रहते थे, वहीं वो प्लेसमेंट मिलने के बाद भी इतने अच्छे मौके को यूं ही जाने दे रही थी।
तुम जानती हो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किए जा सकते। अगर तुमने इसे तोड़ा तो तुम्हें फाइन भरना पड़ सकता है। मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, शिवी ने बिना सोचे समझे कहा। उसकी बात सुनकर ध्वनि हंसी और फिर बोली, ठीक है, अब सच में लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा। चलो मैं बता देती हूँ, अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो तुम्हें 50,000 पाउंड कंपनसेशन के तौर पर देने पड़ेंगे। रकम सुनते ही शिवी के होश उड़ गए। इतने सारे पैसे ये मैं कहां से लाऊंगी? क्या 50,000 पाउंड? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर कंपनसेशन की रकम सुनकर शिवी का मुंह खुला रह गया। उसने आगे कहा, तो क्या मुझे सैलरी भी इतनी ही मिलेगी? नहीं, सैलरी तो इतनी नहीं मिलेगी, पर यह कंपनसेशन की रकम कुछ सोच समझ कर ही तय की गई है। ध्वनि ने कहा, और अगर मेरे बजाय ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ओबरॉय ने तोड़ा तो? अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उन्हें ये रकम मुझे देनी होगी ना? ध्वनि ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, फिर तो मेरा एक बार आर्य सिंह ओबरॉय के सामने आना ही काफी होगा। मुझे देखने के बाद वो खुद मुझे यहाँ से निकाल देंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेंगे। चलो अच्छा, बिना काम किए ही मुझे पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। शिवी ने काफी कॉन्फिडेंट होकर कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो आर्य सिंह ओबरॉय है, उसके रूल्स बहुत अलग हैं। अगर सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी खड़ा होगा तब भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेगा। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन काम के मामले में नुकसान कभी नहीं। वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ेगा, बल्कि ये जानने के बाद कि प्लेसमेंट के लिए तुम आई हो और वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारी जिंदगी हेल बना देगा। ध्वनि की बातों ने शिवी को अच्छा खासा डरा दिया। क्या सच में ऐसा है? शिवी बच्चों सा चेहरा बनाकर बोली, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे बताओगी कि तुम उसे कैसे जानती हो? तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से वो तुम्हें नापसंद करता है? ध्वनि के पूछने पर शिवी ने उस दिन की पूरी कहानी बता दी, जब आर्य ने कैफे खरीद लिया था सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए। पूरी बात सुनने के बाद ध्वनि ने हंसकर कहा, अच्छा तो तुम हो वो लड़की जिसकी वजह से उसने इंडियाना रेस्टोरेंट खरीदा था। तुम्हारे इस किस्से के बाद एक बात तो साफ है कि तुम उसकी रडार पर आ चुकी हो। ध्वनि शिवी से बात कर रही थी, तभी उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। उसने वो मैसेज पढ़ा और शिवी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। ठीक है, मैं देख लूंगी। उसने जल्दबाजी में उस मैसेज का जवाब दिया। क्या सच में उनसे बचने का कोई तरीका नहीं है? मैं आपको जानती तो नहीं, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप सामने वाले को अच्छे से समझती होंगी। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरा इंडिया जाना बहुत जरूरी है। शिवी उसके सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली। ध्वनि अपनी जगह से खड़ी हुई और शिवी के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर सिर्फ आर्य से बचने में, लेकिन तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकती। मतलब मुझे यहाँ काम करना ही होगा? शिवी ने मुंह बनाकर कहा। ध्वनि ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हामी भरी। वो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी कैंसिल नहीं करेगा, और हाँ, कोशिश करना कि उसके सामने तभी आओ जब उसका मूड ठीक हो। बाकी मैं कोशिश करूंगी उसे संभालने की। ध्वनि एक ही मुलाकात में शिवी से काफी फ्रेंडली हो गई थी। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। ध्वनि ने उसे उसका सारा काम समझा दिया। ना चाहते हुए भी शिवी उस कॉन्ट्रैक्ट में फंस चुकी थी। वो ध्वनि के साथ उसके कैबिन में थी। क्या मुझे बाहर उन लोगों के साथ डेस्क पर काम करना पड़ेगा? क्या होगा जब आर्य सिंह ओबरॉय इस फ्लोर पर आएंगे? अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मुझे मजबूर करेंगे कि मैं खुद से ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूं और उन्हें मुआवजा दूं। ऐसा हुआ तो मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगी? शिवी काफी परेशान थी और उसने ध्वनि से काफी सारे सवाल पूछ डाले। ओके, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। चलो मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताती हूँ जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाए। तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डालने का कहा गया है। उस एरिया में आर्य काफी कम जाता है। वो एरिया भी ऑफिस के टॉप फ्लोर यानी 6th फ्लोर पर है। तो मीटिंग भी अक्सर वहीं अटेंड करता है। मुझे नहीं लगता तुम्हारी आर्य से ज्यादा मुलाकात होगी। हाँ, प्लेसमेंट के चक्कर में वो तुमसे मिलने आ सकता है। ध्वनि ने शिवी को उसके काम से लेकर आर्य किस वक्त कहाँ होता है उस सब के बारे में एक साथ समझा दिया। उसकी बातें सुनने के बाद शिवी को कुछ तो राहत की सांस मिली। वो इस कॉन्ट्रैक्ट से तो नहीं निकल पा रही थी, लेकिन आर्य सिंह ओबरॉय से बचने का मौका उसे जरूर मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ आर्य अपने ऑफिस में बैठकर शिवी का इंतजार कर रहा था। उसे इस बात का पता नहीं था कि वो काफी देर पहले ही ऑफिस आ चुकी थी। आर्य ने घड़ी में टाइम देखते हुए खुद से कहा, थोड़ी देर में लंच ब्रेक होने वाला है। आधा दिन बीत गया लेकिन शिव नंदिनी अय्यर अभी तक नहीं आई। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें टाइम की कदर न हो। दुनिया में सबसे कीमती समय है और समय को बर्बाद करने वाले दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ। सोचा नहीं था पिछली बार की तरह इस बार भी प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आर्य अपनी जगह से उठा और अब बाहर आया। उसे देखकर जैनी जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो जो प्लेसमेंट के लिए लड़की आने वाली थी वो अब तक आई क्यों नहीं? आर्य ने बाहर आते ही जैनी से सख्त आवाज में पूछा। सो उन्हें आए हुए काफी टाइम हो गया, जैनी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आर्य चौंक गया। क्या? कब की आ चुकी है? लेकिन मेरे कैबिन में तो। वो बोलते हुए रुक गया। उसने कुछ देर रुककर फिर कहा, डोंट टेल मी कि उसे ध्वनि ने अपने ऑफिस में बुला लिया है। मुझे उसका इंटरव्यू लेना था। वो ध्वनि मैम के ऑफिस में ही है। जब सुबह वो आपके कैबिन में आई थी तब उन्होंने मुझे उस लड़की को अपने पास भेजने के लिए कहा था। और तुमने उसे भेज भी दिया? एक बार मुझसे कंफर्म करना भी जरूरी नहीं समझा? आर्य ने उसकी तरफ घूर कर देखा। नहीं सर, आपने ही तो कहा है कि जब तक काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तब तक आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। बाकी काम ध्वनि मैम ही संभालती है, तो मुझे लगा इस बार भी आपने ये काम उन्हें सौंपा होगा। जैनी ने घबराते हुए जवाब दिया। ठीक है। आर्य ने भी उससे आगे कुछ नहीं कहा और वहां से ध्वनि के फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। कैसी लड़की है, सबसे पहले उसे अपने बॉस से मिलना चाहिए। यहाँ आकर एक बार मेरे बारे में पूछा तक नहीं होगा उसने। कल भी उसका बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था।
मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, उसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फेस भी कवर कर रखा था, कहीं वो अपनी आइडेंटिटी तो छुपा नहीं रही है, या हो सकता है कि वो कोई क्रिमिनल हो। लिफ्ट से ऊपर जाते हुए आर्य के मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। शिवी के क्रिमिनल होने के बारे में सोचकर ही आर्य को काफी अजीब लगा। नहीं, क्रिमिनल कैसे हो सकती है? यूनिवर्सिटी में ऐसे ही किसी को एडमिशन थोड़ी ना मिलता होगा, पहले उसका बैकग्राउंड चेक होता होगा। मैं भी ना, क्या क्या सोच रहा हूँ, सुबह से ही दिमाग खराब है, तभी उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। लिफ्ट के रुकते ही आर्य के कदम ध्वनि के कैबिन की तरफ बढ़ रहे थे। उस फ्लोर पर काम कर रहे लोग उसे देखकर खड़े हो गए और उन्होंने उसे गुड आफ्टरनून विश किया। आर्य ने मुस्कुराते हुए उन सबको बैठने का इशारा किया और ध्वनि के कैबिन में गया। वहां पर कोई नहीं था। उन दोनों को कैबिन में ना देखकर आर्य ने कहा, लगता है वो उसे उसके डिपार्टमेंट में लेकर गई होगी। कल ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से एक लड़के का प्रमोशन हुआ है, वहीं पर स्टाफ की जरूरत थी। हो ना हो, ध्वनि उसे वहीं लेकर गई होगी। लगता है वहीं जाकर मिलना पड़ेगा। ये सोचते हुए आर्य 6th फ्लोर की तरफ जाने लगा। शिवी को अंदाजा भी नहीं था जिस मुसीबत से भागने का उसने प्लान बना लिया था वो उसके पीछे आ रही थी। आर्य 6th फ्लोर की तरफ जा रहा था, तभी उसे ख्याल आया, कॉल करके पूछ लेता हूँ, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट करना। ध्वनि शिवी के साथ 6th फ्लोर पर थी, जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना हुआ था। आर्य का कॉल आता देख ध्वनि जल्दी से दूसरी तरफ आ गई। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे उस प्लेसमेंट वाली स्टूडेंट से मिलना है, उसके बावजूद तुम उसे। ध्वनि के फोन उठाते ही आर्य जल्दी जल्दी बोलने लगा। ध्वनि ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तेरा मूड खराब था, मुझे लगा लड़की का पहला दिन है और पहले दिन ही तुमने उसे डांटा तो उसका भी मूड खराब हो जाएगा, बस यही सोचकर उसे अपने कैबिन में पहले बुला लिया। लेकिन मुझे भी उससे मिलना था। आर्य ने कहा, तो क्या हो गया अगर वो पहले मेरे कैबिन में आ गई और मैंने उसे उसका काम समझा दिया? तुमसे मिलने के बाद भी तो मुझे यही करना था। वो अब यहीं पर काम करेगी, तुम जब चाहो तब उससे मिल सकते हो। ध्वनि ने बातों बातों में आर्य को कन्विंस करने की कोशिश की ताकि वो आज के दिन शिवी से ना मिले। अच्छा ठीक है। आर्य ने उसकी बात तुरंत मान ली। मैं तेरे फ्लोर पर आया था लेकिन तू यहाँ नहीं थी, सोचा उससे मिल लूंगा, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल लूंगा। तेरा काम हो गया तो लंच साथ मिलेंगे। जल्दी से उसे उसका काम समझाकर मेरे कैबिन में आ जाना। ध्वनि ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कॉल कट कर दिया। उससे बात करने के बाद वो वापस शिवी के पास आई। वो अंदर जा चुकी थी। अंदर आते ही ध्वनि ने शिवी से कहा, सॉरी, वो कॉल आने की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। तुम इन सबसे इंट्रोडक्शन नहीं कर पाई होगी। कोई बात नहीं, अब तो इन्हीं के साथ काम करना है, काम करते हुए हम एक दूसरे को अच्छे से जान ही लेंगे। शिवी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ध्वनि उसके बाद शिवी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम से इंट्रोडक्शन करवाने लगी। सबसे पहले उसने वहां मौजूद औरत से उसका परिचय करवाया। ये है मिस काजोल श्रीवास्तव, ये तुम्हारी टीम की हेड है। काजोल श्रीवास्तव के बाद ध्वनि उसके पास खड़े आदमी की तरफ इशारा करके बोली, और वो मिस्टर चिराग दास है, ये इस टीम के असिस्टेंट हेड है। जब भी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए मीटिंग होती है तब ये दोनों ही मीटिंग अटेंड करते हैं। उन्होंने शिवी को हेलो कहा। जवाब में शिवी ने भी मुस्कुराकर उनके हेलो का जवाब दिया। काजोल श्रीवास्तव लगभग एक 40 साल की हल्की मोटी औरत थी। उसने वेस्टर्न कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल लगभग कंधे से कुछ ही लंबे थे, जिन्हें उसने पिगटेल में बांध रखा था। उसकी आंखों पर एक बड़ा सा चश्मा लगा था। वहीं मिस्टर चिराग दास भी उन्हीं के हम उम्र थे। वो दुबले पतले थे और उन्होंने भी आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा था। उन दोनों से परिचय करवाने के बाद ध्वनि ने वहाँ खड़े लड़के का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, और ये हिमांशु है। वो लड़का हिमांशु शिवी से उम्र में थोड़ा बड़ा था। वो दिखने में अच्छा खासा हैंडसम ब्लॉन्ड बालों वाला लंबा लड़का था। इनके साथ पहले एक और लड़का काम करता था जिसका नाम दिव्यम था। उसका प्रमोशन हो जाने की वजह से यहाँ एक सीट खाली है। ध्वनि ने बताया, मेरा नाम शिवनंदिनी अय्यर है। मुझे आप सबके साथ काम करने का बहुत एक्साइटमेंट है। आई होप हम यहाँ एक अच्छी टीम बनकर साथ काम करेंगे। शिवी ने अपना परिचय दिया। शिवनंदिनी अय्यर तुम्हारा नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है क्या? इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकता मिस अय्यर? मिस्टर दास ने कहा तो काजोल ने उनकी तरफ घूर कर देखा, जिसकी वजह से वो चुप हो गए। अच्छा, आप लोग साथ काम करिए और एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान लीजिए। कहते हैं साथ काम करने वाले आपस में दोस्त हों तो काम ज्यादा अच्छे से होता है। मैं अब चलती हूँ, वैसे भी लंच ब्रेक होने वाला है। ध्वनि उन सबको वहाँ छोड़कर नीचे चली गई। शिवी को पहले दिन वहाँ थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके साथ काम करने वाले टीममेट्स काफी अच्छे थे। मिस्टर दास ज्यादा बोलने की वजह से बहुत कम समय में शिवी से काफी घुल मिल गए थे। हिमांश ने कहा, तुम्हारा पहला दिन है, इस वजह से तुम्हें इस जगह के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। लंच ब्रेक हो गया, मैं ऐसा करता हूँ हम लोगों का खाना ऊपर ही मंगवा लेता हूँ। क्या स्टाफ के लिए खाने के लिए अलग से जगह बनाई गई है? शिवी ने पूछा। हाँ, हमारे बॉस अकड़ू जरूर है लेकिन वो स्टाफ का काफी ख्याल रखते हैं। तुम यकीन नहीं करोगी, इस बड़ी सी बिल्डिंग में एक 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसी भी जगह हो सकती है जहाँ खाने पीने से लेकर रिलैक्स करने का अच्छा इंतजाम किया गया है। लंच ब्रेक लगभग 1 घंटे का होता है, जहाँ तुम आराम से बैठकर खाना खा सकती हो। वहाँ लगी बड़ी सी स्क्रीन पर न्यूज देख सकती हो और जिम करना चाहो तो एक बड़ा सा जिम एरिया भी बना है। कल ऑफिस जल्दी आना, मैं तुम्हें पूरा ऑफिस घुमा दूंगा। अपने ज्यादा बोलने की आदत की वजह से चिराग दास ने एक ही सांस में शिवी को ऑफिस के बारे में काफी कुछ बता दिया। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम थोड़ा कम ही बोलो, थोड़ी एनर्जी काम में भी यूज करो। मिस श्रीवास्तव ने उसे फिर टोक दिया। क्या मैं ज्यादा बोलता हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोलता, सिर्फ तुम अकेले इकलौते इंसान ऐसी हो जो ऐसा कहती हो। मिस्टर दास बोले। उन दोनों के बीच की नोकझोंक देखकर शिवी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी तो हिमांशु भी हंस रहा था। उसने शिवी के पास आकर दबी आवाज में कहा, मिस्टर दास और मिस श्रीवास्तव ऐसे ही पूरे दिन हमारा एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। अगर तुम बोर हो तो बता देना, हम जूनियर को काम करने के लिए अलग रूम भी दिया गया। सोचा नहीं था पहले ही दिन ऑफिस में सबसे इतना खुद मिल जाऊंगी, काफी अच्छी जगह। शिवी ने जवाब दिया। उसे लगा था कि वो पहले दिन ऑफिस आएगी तो उसके साथ क्या कुछ नहीं होगा,
लेकिन पहले ही दिन वो काफी फैमिलियर हो गई थी। उसे वहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। चलो लंच ऑर्डर करते हैं, बोलो तुम्हें क्या खाना है? हिमांश ने पूछा। कुछ भी ऑर्डर कर दो, मुझे सब चलता है। शिवी ने झिझक के मारे ज्यादा कुछ नहीं कहा। शिवी उन सबसे मिलकर अपनी प्रॉब्लम कुछ देर के लिए भूल गई। वो उनके साथ लंच एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ ध्वनि आर्य के साथ उसके कैबिन में थी। वो दोनों साथ में लंच कर रहे थे। मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, जब भी मैं उस प्लेसमेंट वाली लड़की मिस शिवनंदिनी अय्यर की बात करता हूँ तो तुम बात को टाल देती हो। अब चुपचाप बताओ वो लड़की कैसी है? आर्य ने पूछा। पहले तुम चैन से खाना तो खा लो। कहते हैं खाना खाते टाइम ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, और ऐसा मुझे तुमने ही कहा था। अब तुम खुद अपने रूल्स तोड़ रहे हो। ध्वनि ने खाते हुए कहा। पहले जब भी वो दोनों साथ में खाना खाते थे तब ध्वनि बोलती रहती थी, जबकि आर्य उसे बार बार चुप रहने को कहता था। लेकिन आज सब उल्टा हो रहा था। ध्वनि चुपचाप खाना खा रही थी क्योंकि वो आर्य से शिवी का जिक्र नहीं करना चाहती थी। वहीं आर्य बार बार उससे शिवी के बारे में पूछ रहा था। आर्य उसकी बात सुनकर बोला, कभी कभी हमें अपने रूल्स तोड़ लेने चाहिए। अब चलो बताओ वो लड़की कैसी है? मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। अच्छा हुआ नहीं देखी, तभी यहाँ एक तूफान आने से बच गया। ध्वनि ने खुद से बड़बड़ा कर कहा। फिर उसने आर्य की तरफ देखा और सामान्य आवाज में कहा, लड़की काफी अच्छी है। नाम के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका नाम काफी पुराने जमाने का है, लेकिन वो काफी मॉडर्न है। ज्यादा लंबे बाल भी नहीं है उसके। चेहरे का रंग सांवला है, काफी कॉन्फिडेंटली बात करती है और थोड़ी मोटी है। हाइट भी अच्छी खासी है, तेरे जितनी लंबी। ध्वनि ने आर्य को शिवी के बारे में सब कुछ उल्टा बताया था। ये सुनकर आर्य कुछ सोच में पड़ गया। ध्वनि ने जब शिवी के रंग रूप के बारे में बताया तो आर्य एकदम से बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन उसने मास्क लगा रखा था और आंखों पर गॉगल्स थे, बाल भी माथे पर फैला रखे थे। माना इस वजह से चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसके हाथों का रंग गोरा था। मुझे अच्छे से याद है, उसकी हाइट शायद मेरे कंधे तक आती थी। बाल बांध रखे थे, इस वजह से पता नहीं चला, लेकिन उसके बाल लंबे लग रहे थे। तूने तो कहा था तूने उसे देखा नहीं, और अब पूरी डिटेल्स दे रहा है। इतना गौर से कभी तूने मुझे भी देखा या नहीं? ध्वनि ने उसकी तरफ घूर कर देखा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने कहा वो लड़की मोटी थी, पर उस दिन तो मोटी नहीं लग रही थी। आर्य ने ध्वनि के झूठ को लगभग पकड़ लिया था, लेकिन ध्वनि ने उसकी बात को काटते हुए कहा, हो सकता है उसने अपने हाथों पर मेकअप लगाया हो, जिसकी वजह से वो सफेद लग रहे हो। वो तुमसे दूर थी, इस वजह से तुझे हाइट का अंदाजा नहीं हुआ होगा। हाँ याद आया, उसने कहा था उस दिन उसकी कमर में दर्द था, इसी वजह से वो थोड़ी झुकी हुई थी। और तुझे नहीं पता लड़कियां खुद को पतला दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। आर्य को शक ना हो इसलिए ध्वनि कुछ भी बोले जा रही थी। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी हमें उसके लुक के हिसाब से नहीं, उसके काम के हिसाब से जज करना है। फिर क्या फर्क पड़ता है वो कैसे भी दिखे। चल अब उसे छोड़ और खाने पर ध्यान दे। आर्य की बात बदलने की वजह से ध्वनि ने राहत की सांस ली। उसने अपने मन में कहा, आज तो मैंने बात को टाल दिया, लेकिन कभी ना कभी उससे मिलने की जिद करेगा ही। तब इसे टालना सच में बहुत मुश्किल होने वाला है। ध्वनि और आर्य साथ में खाना खाने लगे। खाना खाते हुए ध्वनि को पहली बार टेंशन महसूस हो रही थी, वो भी शिवी की वजह से। ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद शिवी वापस अपने घर के लिए निकल रही थी। उसका दिन काफी बेहतर था। पूरे दिन में उसकी एक बार भी आर्य सिंह ओबरॉय से मुलाकात नहीं हुई थी। वो ध्वनि और अपनी टीम से मिलकर काफी खुश थी। पहले ही दिन उन लोगों से उसकी अच्छी खासी जान पहचान बन गई थी। शिवी ने घर आकर चेंज किया और अपने लिए चाय बनाई। देखा जाए तो आर्य सिंह ओबरॉय की कंपनी में काम करने वाले लोग काफी अच्छे हैं, सिवाय उस आर्य सिंह ओबरॉय और उसकी पर्सनल असिस्टेंट जेनी को छोड़कर। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, मेड फॉर ईच अदर। शिवी अपने आज के दिन के बारे में सोच रही थी, तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसके पास सिद्धांत का कॉल आया था। सिद्धांत का नाम देखते ही उसे याद आया कि उसे इंडिया भी जाना था। शिवी के कॉल उठाते ही सिद्धांत ने कहा, आई होप कि तुमने वो जॉब छोड़ दी होगी। जैसा तुमने कल रात को कहा था वैसा ही हुआ होगा। उस कंपनी के बॉस ने तुम्हें देखने के बाद तुम्हें निकाल दिया ना? सिद्धांत की बात सुनकर शिवी का चेहरा उतर गया। उसने जवाब में कहा, नहीं सर, जैसा मैंने सोचा था सब कुछ उसका उल्टा हुआ। इनफैक्ट मेरी तो आर्य सिंह ओबरॉय से मुलाकात तक नहीं हुई। यार मैं फंस चुकी हूँ। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती। अगर मैंने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मुझे 50,000 पाउंड उसे कंपनसेशन के तौर पर देने होंगे। शिवी की बात सुनकर सिद्धांत ने सिर पकड़ लिया। उसने परेशान स्वर में कहा, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम्हें सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए था। इतनी क्रूशियल सिचुएशन में तुम बेवकूफी कैसे कर सकती हो? सिद्धांत को शिवी पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया। कौन सा मैंने सब कुछ जानबूझकर किया था यार, जो तुम मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो? मैं इंडियाना मैनेज कर लूंगी। उसके गुस्सा करने पर शिवी भी चिढ़ गई। सिद्धांत ने भी उसी लहजे में पूछा, अच्छा तुम कर लोगी? सब कुछ हवा में हो जाएगा। तुमने वो जॉब ज्वाइन कर लिया, अब तुम इंडिया कैसे आ पाओगी? शिवी बोली, एमबीए के बाद मैं इंडिया में ही सेटल होना चाहती थी, लेकिन अब मेरा सपना टूट गया। भले हमेशा के लिए ना सही, पर पापा के लिए थोड़े दिनों के लिए तो आ ही सकती हूँ। मैं कल ध्वनि मैम से छुट्टी की बात करूंगी। मैं उन्हें सब बताऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे छुट्टी दे देंगी। मैं पापा की हियरिंग के दिन तक वहां पहुंच जाऊंगी। अब प्लीज मुझ पर चिल्लाकर मेरा मूड खराब मत करो। ऐसे ही सब गड़बड़ होने की वजह से मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। शिवी ने सिद्धांत के जवाब का इंतजार किए बिना ही कॉल कट कर दिया। फोन कट होते ही सिद्धांत ने अपना हाथ टेबल पर मारा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर इस केस को हाथ में लिया, और तुम हो कि आ ही नहीं रही। सोचा था तुम यहाँ आओगी तो तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरा ऐसा करने के बाद तुम्हारे लिए यहाँ चीजें आसान हो जाती। हम अंकल को जेल से निकलवा देते और साथ में एक अच्छी लाइफ स्पेंड करते, लेकिन नहीं, हमेशा दूसरों की भलाई करने के चक्कर में तुम खुद का नुकसान करवा लेती हो। एंड आई रियली हेट दिस।
सिद्धांत ने गुस्से में अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल दिया। वो परेशान बैठा था। तभी उसके पिता मिस्टर विकास शुक्ला वहां आए। उन्होंने अनजाने में सिद्धांत की सारी बातें सुननी थी। अच्छा, तो ये वजह है कि तुम हमारी फर्म के खिलाफ जाकर उस क्रिमिनल को बचाना चाहते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी सेठ। उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। वो सिद्धांत के सामने लगी चेयर पर बैठ गए। मिस्टर अय्यर बेकसूर है और ये मैं साबित करके रहूंगा, सिद्धांत ने जवाब दिया। मिस्टर शुक्ला उसे समझाते हुए बोले, इस उम्र में प्यार के लिए जुनून होना अच्छा होता है। वो लड़की भी अच्छी है, मैं उससे मिला हूं और मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम है तो इस बात से, तुम उसे गलत तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हो। उसके चक्कर में तुम उसके बाप को बचा रहे हो, जिसने एक लड़की को बेरहमी से मार दिया। उसने एक और इंसान को मारने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। मिस्टर शुक्ला ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उनकी फैमिली में लगभग सभी सदस्य वकालत करते थे, इसलिए उन्होंने खुद की प्राइवेट फर्म खोल रखी थी। पूरे मुंबई शहर में उनकी फर्म काफी फेमस थी, क्योंकि वो जो भी केस लेते थे वो उसमें जीत हासिल करते थे और साथ ही वो किसी झूठे या अपराधी व्यक्ति का केस नहीं लड़ते थे। उनके लिए सच्चाई की बहुत कीमत थी। शिवी के पापा का केस लड़ने के लिए उनके फर्म में से किसी ने हाँ नहीं की, लेकिन शिवी के लिए सिद्धांत ने उसके पापा का केस लिया। उसके ऐसा करने पर मिस्टर शुक्ला बहुत नाराज हुए। जानता हूँ मेरे ऐसे करने से आप सब नाराज हो, लेकिन मैं जिस दिन सबके सामने सच को साबित करूंगा उस दिन आपको मुझ पर गर्व होगा पापा। और हाँ, मैं फिर कहता हूँ, मिस्टर शिव अय्यर बेगुनाह है। सिद्धांत ने अपनी बात कही और कोट उठाकर वहां से चला गया। उसके पापा मिस्टर शुक्ला अभी भी वहीं बैठे थे। अब कौन समझाए इस लड़के को, एक लड़की के चक्कर में इतनी बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है। ये भूल गया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। अब तक मैंने हमेशा सच के लिए लड़ाई की है और इस बार भी लड़ रहा हूँ। देखता हूँ ये मेरे सामने कैसे जीत पाता है। मिस्टर शुक्ला और सिद्धांत एक दूसरे के ऑपोजिट केस लड़ रहे थे। जहां मिस्टर शुक्ला शिव के पिता शिव अय्यर को गुनहगार साबित करना चाहते थे, तो वहीं सिद्धांत शिवी के लिए उन्हें बेगुनाह साबित करने पर अड़ा था। एक नॉर्मल सा केस एक बाप बेटे के बीच की लड़ाई बन गया था। ऑफिस खत्म होने के बाद आर्य अपने दोनों सूटकेस के साथ एली के घर पहुंच गया। पिछली बार जब वो आया था, उसके बाद उसने अपने पीछे से इंटीरियर डिजाइनिंग टीम को वहां भेजा था, जिसने घर को काफी हद तक बदल दिया था। उसने एली के कमरे में कोई चेंज नहीं करवाया था। घर को देखने के बाद वो काफी इम्प्रेस हुआ। एली के कमरे के अलावा जो दूसरा कमरा था उसे जिम एरिया में बदल दिया गया था। घर का हॉल छोटा सा था, फिर भी उसके एक कोने में डाइनिंग टेबल तो दूसरे कोने में उसके काम करने के लिए टेबल और बाकी जरूरी सामान रखा हुआ था। किचन को भी अपडेट कर दिया गया था। पीटर अंकल इस घर की देखभाल करते थे। वो एली के एकमात्र रिश्तेदार थे। आर्य को वहाँ देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुमने यहाँ शिफ्ट करने का सोच तो लिया है, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए छोटी नहीं रहेगी, पीटर अंकल ने कहा। मेरे लिए ये घर मेरी पूरी दुनिया है, फिर ये छोटी कैसे हो सकती है? आर्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने अपने सूटकेस वहीं एक कोने में रख दिए और वहाँ लगी कुर्सी पर बैठ गया। आप मेरा सारा काम संभाल लेंगे ना? अगर आपको हेल्पिंग स्टाफ की जरूरत है तो मैं किसी को बोल देता हूँ। आर्य ने पूछा। तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। गार्डन की देखरेख मैं करता ही हूँ। कपड़े और बर्तन के लिए मशीन लगी है तो वो। पीटर अंकल उसे काम के बारे में बता रहे थे, तभी आर्य बीच में बोल पड़ा। मेरा काम मैं खुद कर लूंगा। हाँ, मुझे डिनर रेडी चाहिए, मैं डेजी के साथ भिजवा दूंगा, पीटर अंकल ने जवाब दिया। आर्य ने कहा, ठीक है। एली के साथ मैंने इस घर में काफी टाइम बिताया है, तब भी आपने हमारी बहुत हेल्प की थी। सुबह का ब्रेकफास्ट मैं खुद बना लूंगा और सफाई के लिए आप किसी को मत भेजिएगा, मैं वैक्यूम क्लीनर से खुद ही कर लूंगा। लेकिन तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेवजह इतनी टेंशन ले रहे हैं। पीटर ने आर्य को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने कहा ना, अपना काम मैं खुद देख लूंगा। छोटा सा ही तो घर है और रहने वाला भी मैं अकेला इंसान, सब हो जाएगा। ठीक है। पीटर को आर्य की बात माननी ही पड़ी। वो वहां से डिनर लाने का बोलकर चला गया। उनके जाने के बाद आर्य ने घर को ठीक से देखा। वो उसकी जरूरत के हिसाब से काफी अच्छी तरह से सेट था। उसने अपना सामान वहाँ अलमारी में सेट किया। एली के कपड़े उसी अलमारी में एक तरफ करीने से रखे हुए थे। अपना घर छोड़कर उसे पहले बहुत बुरा महसूस हो रहा था, पर यहाँ आने के बाद वो बेहतर महसूस कर रहा था। रात के 1 बज रहे थे। एक क्लब के अंदर ध्वनि किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उस जगह वो किसी का इंतजार कर रही थी। वो उससे मिले बिना भी नहीं जाना चाहती थी। पूरे 2.5 घंटे से उसका वेट कर रही हूँ, अब तक नहीं आया। बिजनेस मेरा है और बिजी वो रहता है। आने दो से, मैं बताती हूँ। इंतजार करने की वजह से ध्वनि के चेहरे पर हल्का गुस्सा था। वो काफी थकी हुई भी थी। उसका इंतजार करते हुए ध्वनि 15-20 मिनट और बैठी रही। जब वो नहीं आया तो ध्वनि उठकर बाहर आ गई। वो अपनी गाड़ी में बैठ ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपने गले से लगा लिया। तुम्हें बहुत पाप लगने वाला है, लगभग 3 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना मैं ऑफिस में कितना थक जाती हूँ, उसके बावजूद यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें तो मुझसे पहले वो मेरी अच्छी दोस्त है। उसकी बात सुनकर ध्वनि उससे अलग हुई और कहा, जानती हूँ अब से वो मेरी भी अच्छी दोस्त बनने वाली है। और हाँ, डोंट वरी, अब तक तो मैंने सब संभाल दिया और आगे भी सब संभालती रहूंगी। प्लीज उसे पता मत चलने देना कि मैंने तुम्हें। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ध्वनि ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। चलो अब उसकी बातें करना छोड़ते हैं। हम पूरे 1 हफ्ते बाद मिल रहे हैं। तुम्हारी फ्रेंड को तो मैं संभाल लूंगी, पर बदले में तुम्हें उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। टाइम टू टाइम मिलने आना होगा। और ध्वनि बोल रही थी, तभी उस लड़के ने उसके होंठों पर हल्का सा किस किया। उसके ऐसा करने पर ध्वनि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो।
पहले किश्त चुका भी दी। मुझे शिवी से पहले ही मिल लेना चाहिए था, उसी के बहाने से। लेकिन तुमने खुद से प्यार तो जताया। लड़का मुस्कुरा कर बोला, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा। बोलते हुए उसने ध्वनि के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। जरूर मिस्टर ईशान। ध्वनि उसके बगल में जाकर बैठ गई। ध्वनि के साथ मौजूद लड़का शिवी का फ्रेंड ईशान था। जब शिवी ऑफिस में थी तब उसने ही उसे मैसेज किया था। ईशान के कहने पर ही ध्वनि ने शिवी की मदद की थी। दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे। सुबह के 6:30 बज रहे थे। आर्य एली के घर पर कंफर्टेबली सेटल हो गया था। वो उसके बेडरूम में सो रहा था। सुबह ठीक 6:30 बजे अलार्म बजने पर उसकी नींद खुली। उसने उठकर अलार्म बंद किया और पास में रखा पानी पिया ताकि उसकी नींद अच्छे से खुल जाए। पानी पीते हुए उसने अपने घर में खाना पकाने की खुशबू महसूस हुई। मैंने पीटर अंकल से कहा था कि मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बना लूंगा, फिर इतनी सुबह घर पर कौन खाना पका रहा है। आर्य जल्दी से बिस्तर से उठा और देखने के लिए बाहर आया। किचन में उसके दादाजी विक्रम प्रताप सिंह थे, जो उसके लिए ऑमलेट बना रहे थे। आर्य को सामने देखकर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग, तुम तो बहुत पंक्चुअल हो, आज भी टाइम पर उठते हो। आर्य उनके पास गया और कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतने सुबह मेरे घर पर क्या कर रहे हो? और आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्यों बना रहे हो? आपने तो मेरे साथ सेटल होने से मना कर दिया था। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं इसी घर में हूँ? आर्य ने उनके सामने सवालों की झड़ी लगा दी। क्योंकि मैं तुम्हारा दादा हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में हर छोटी चीज पता है। मुझे पता था कि तुम मुझे यही मिलोगे, तो बस आ गया मिलने। विक्रम जी ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर आर्य ने मुंह बनाया। अब आने का क्या फायदा? कल जब मैं सबके सामने आपसे पूछ रहा था कि आप मेरे साथ चलिए, तब आपने कोई जवाब नहीं दिया। सब मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे। कम से कम मेरी इज्जत रखने के लिए तो हाँ बोल देते। अच्छा बताओ, ऑमलेट के साथ क्या खाओगे? जूस बना दूं? विक्रम सिंह जी ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे नाश्ते के बारे में पूछने लगे। उनका पूरा ध्यान कुकिंग पर था। आर्य उनके पास गया और उनका हाथ पकड़कर कहा, दादू ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा, और आप तो मुझसे बात भी मत कीजिए, मैं आपसे नाराज हूं। तू कोई मेरी गर्लफ्रेंड है जो मुझसे नाराज है और मैं तुझे मनाऊं? विक्रम जी ने उसका हाथ झटका और फिर से ऑमलेट बनाने लगे। आर्य बोला, रहने दीजिए, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड भी होता तब भी कौन सा आप मुझे मनाने आ जाते। आपको बातें टालना अच्छे से आता है, लेकिन इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। मुझे अच्छे से याद है, कल आपने सबके सामने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। आप ये सब मुझे मनाने के लिए कर रहे हैं तो मत कीजिए, मैं नहीं मानने वाला। बस भी कर, तो जानता है कि मैं उस घर को छोड़कर नहीं आ सकता। वैसे भी वो घर चिड़ियाघर से कम नहीं है, मैं भी आ गया तो सारे जानवर बाहर निकल आएंगे और फिर पता है ना क्या होगा। विक्रम सिंह जी ने गंभीरता से कहा। ये सुनकर आर्य हंस दिया। दादू ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, चल अब जल्दी से फ्रेश होकर आ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, और हाँ ज्यादा टाइम मत लगाना। आर्य ने उनकी बात पर हामी भरी और वहां से चला गया। उसके जाते ही दादू की नजर सामने लगी आर्य और एली की तस्वीर पर गई। एक तुम ही थी जिसके होने पर हम दोनों को कुछ अच्छा होने की उम्मीद थी। तुम्हारे जाने के बाद वो उम्मीद भी मिट गई। तुम थी तो हम दोनों खुलकर जी पाते थे, अब हम दोनों ही अकेले हो गए हैं। जानता हूँ तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। अरे तो क्या, मैं खुद नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी जगह ले, पर जिंदगी एक जगह पर नहीं रुक सकती ना। चाहता हूँ अब वो आगे बढ़े। विक्रम जी एली की तस्वीर के सामने खड़े होकर उससे बातें कर रहे थे। तभी आर्य बाथरूम से बाहर आया और उन्हें एली की तस्वीर के आगे खड़ा देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने उनके पास आकर कहा, अच्छा तो मेरे पीछे से मेरी एली से शिकायत लगाई जा रही है, लेकिन यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली दादू। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, हर बार की तरह इसका साथ मांग रहा हूँ। विक्रम जी ने जवाब दिया, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। आर्य ने उन्हें टालने के लिए कहा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल तक ले आया। आर्य और विक्रम जी साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैसे ही आर्य ने फर्स्ट बाइट खाया, उसने कहा, अरे वाह, आज भी आपके हाथों में वही स्वाद है। मैं तो कहता हूँ आप मेरे यहाँ कुक की नौकरी कर लीजिए, फिर आपको मेरे पास आने का बहाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। अब बस भी कर, क्या उम्र भर मुझसे ही खाना बनवाता रहेगा? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उन्होंने बातों ही बातों में आर्य से शादी करने की बात कही। सुबह सुबह इस आशीर्वाद के लिए थैंक यू सो मच दादू। मैं अपनी लाइफ में सच में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं ना, मैं वैसे भी काफी आगे बढ़ रहा हूँ। आर्य ने काफी स्मार्टली बातचीत का रुख बदल दिया। हाँ, बातें घुमाना तो कोई तुमसे सीखे, पर अब मैं तुम्हारी और नहीं सुनने वाला। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कल ही मर जाऊं। मैं चाहता हूँ मरने से पहले मैं बच्चे की किलकारी सुनूं। जरूर, क्यों नहीं। आपको पता है ना, आपके लाडले बेटे घर में अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं। जिस हिसाब से उनकी हरकतें, आज नहीं तो कल आपको उस घर में बच्चे की किलकारी सुनाई दे ही जाएगी। कहकर आर्य हंसने लगा। उसके ऐसा करने पर विक्रम जी ने उसके कंधे पर हाथ मारा। लगता है दादू। आर्य ने बच्चों सा मुंह बनाया। हाँ तो उल्टा सीधा बोलेंगे तो ऐसे ही पिटाई होगी। मैं घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहता था, क्योंकि मैं अगर घुमा फिरा कर बात तो करूंगा तो तुम उस बात को घुमा फिरा कर कहीं और ही ले जाओगे। बेहतर होगा कि अब सीधे सीधे तुम्हें कह दूं। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, वरना मैं ही कोई लड़की पसंद कर लेता हूँ। विक्रम जी ने सख्त शब्दों में कहा। उनकी बात सुनकर आर्य ने अपने मुंह पर हाथ रखा और कहा, हाँ दादू, आप इस उम्र में लड़की पसंद करेंगे? मैंने तो पहले कहा था उस घर में मत रहिए, वरना आपके बेटे का आप पर असर हो जाएगा। आर्य।
विक्रम जी ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो आर्य सीरियस होकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। आप क्या कहना चाहते हैं? आप जानते हो ना कि मैं सिर्फ एली से प्यार करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसकी जगह कोई और ले पाएगा। आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी होगी। चलो ठीक है, मैं मॉडर्न ख्यालात का हूँ तो तुम्हें लिव इन में रहने की इजाजत दे देता हूँ। अगर कोई लड़की पसंद है तो तुम उसके साथ लिव इन में रह सकते हो। विक्रम जी आर्य के दिल की बात जानने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। अगर मुझे कोई लड़की पसंद होती तो मैं उससे शादी कर लेता ना। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। बाद में मत कहना कि मैंने जबरदस्ती की। हमारे जमाने में भी यही होता था। हम भी शादी के लिए तैयार नहीं होते थे, फिर भी घर वाले अच्छी लड़की ढूंढकर शादी करवा ही देते थे। मैं भी तुम्हारी दादी के साथ बहुत खुश था। विक्रम जी अपनी जिद पर अड़े थे। हाँ, मुझे अच्छे से पता है आप कितने खुश थे। आपको रमनदीप दादी पसंद थी, लेकिन हेजिटेशन के मारे आप कुछ कह नहीं पाए और उनकी शादी आपके भाई से हो गई। आर्य ने कहा तो दादू झट से बोले, ये बात तुम उसके सामने मत कह देना, वरना वो मुझे दो बातें अलग से सुनाएगी। वैसे भी उसने मुझे कम टोंट नहीं मारे तेरे बाप की वजह से। विक्रम जी की बात से आर्य समझ गया था कि उनके मन में ये बात किसने डाली होगी। उसने झट से कहा, अच्छा तो ये सब रमनदीप दादी का किया धरा है। तभी मैं सोचूं अचानक आपको मेरी शादी की फिक्र कब से सताने लगी। बोल दीजिएगा अपनी एक्स लवर को कि मुझे नहीं करनी है शादी। अपनी बात कहकर आर्य कपड़े लेकर नहाने के लिए चला गया। विक्रम जी उसे वहाँ समझाने आए थे, पर उनका वहाँ आना कोई काम नहीं आया। वो मॉर्निंग वॉक के बहाने उससे मिलने के लिए यहाँ आए थे। आर्य के नहाने चले जाने के बाद वो वहाँ से चले गए। आर्य जब तैयार होकर बाहर आया तो विक्रम सिंह जी वहाँ से जा चुके थे। आर्य तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ शिवी भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। कल उसे जिया ने तैयार किया था, इसलिए वो अलग लग रही थी, लेकिन आज वो हमेशा की तरह खुद से तैयार हुई थी। उसने अपने पापा का दिया पिंक स्वेटर पहना था और साथ में व्हाइट जैकेट भी। आज ज्यादा ठंड नहीं होने की वजह से उसने स्कार्फ नहीं लिया था। उसके लंबे घुंघराले बाल नॉर्मल तरीके से खुले थे। शिवी सबवे स्टेशन से निकलकर ऑफिस तक पैदल चलकर आ रही थी। ठंड ज्यादा न होने के कारण उसने जैकेट कंधे पर टांग रखी थी। वहीं आर्य अपनी गाड़ी में ऑफिस जा रहा था तो उसे शिवी दिखाई दी। उसने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और उसे देखने लगा। ये तो शिवी है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? उस दिन मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में इसकी तबीयत खराब हो गई थी। सोचते हुए आर्य गाड़ी से बाहर निकला और शिवी के पीछे जाने लगा। शिवी इस बात से बेखबर अपनी धुन में चल रही थी। आई होप कल की तरह आज का दिन भी अच्छे से बीते और उस आर्य सिंह ओबरॉय की शक्ल न देखनी पड़े। आज ध्वनि मैम से बात करके उन्हें छुट्टी का बोलती हूँ ताकि एक हफ्ते के लिए इंडिया जा सकूं। प्लीज मुझे छुट्टी मिल जाए भगवान जी। आर्य शिवी के पीछे पीछे था। वो डिजायर्स ही जा रही थी, जबकि उसका पीछा करते हुए आर्य भी वहां तक पहुंच चुका था। उसे डिजायर्स के पास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। शिवी सुबह सुबह ऑफिस जा रही थी। सबवे स्टेशन से निकलकर वो पैदल ही ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। वहीं आर्य भी अपनी गाड़ी से ऑफिस आ रहा था। उसने जब शिवी को देखा तो ड्राइवर से गाड़ी रुकवाकर उसके पीछे जाने लगा। आर्य को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि वो भी डिजायर्स की तरफ जा रही थी। वहीं शिवी इस बात से बेखबर थी कि उसके पीछे आर्य था। वो अपनी धुन में ही ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की मेरे ऑफिस जा रही है, लेकिन ये मेरे ऑफिस कैसे जा सकती है? आर्य ने हैरानी से कहा। शिवी डिजायर्स के ऑफिस से कुछ कदम की दूरी पर ही थी कि उसके पास उसके दोस्त सिद्धांत का कॉल आया। उसका कॉल देखकर वो वहीं रुककर बातें करने लगी। तुमने इतनी सुबह कॉल क्यों किया? कॉल उठाते ही शिवी ने कहा। फिर उसने टाइम देखा तो सुबह के 9:30 हो रहे थे। इंडिया में इस टाइम सुबह के लगभग 5 बज रहे होंगे। तुम इतनी सुबह उठ जाते हो क्या? मैं कल रात सोया ही नहीं। सिद्धांत ने जवाब दिया। वो अपने ऑफिस में ही था। कल केस की फाइनल हियरिंग है, बस उसी की तैयारी कर रहा था। तुम बार बार ये बताकर मुझे और एम्बैरेस मत करो। मैं भी वहां आना चाहती थी, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। मैं आज छुट्टी की बात करने वाली हूँ। शिवी ने परेशान स्वर में कहा। फ्लाइट की टिकट क्या तुमने एडवांस में बुक करवा रखी है? अगर तुम्हें छुट्टी मिल जाए तो तुरंत वहां से निकल जाना। देर रात ही सही तुम यहाँ पहुंच जाओगी। सिद्धांत ने कहा। हाँ, मैंने एडवांस में ही टिकट बुक कर रखी है। पापा के लिए तो मैं इमरजेंसी टिकट बुक करने के लिए भी तैयार हूँ, बस सब ठीक से हो जाए। शिवी ने जवाब दिया। सिद्धांत की बातों से वो काफी परेशान हो गई थी। अपनी परेशानी में वो बात करते हुए डिजायर से काफी आगे चली गई। वहीं आर्य भी उसके पीछे पीछे ऑफिस से आगे आ गया। ओह, तो ये गलतफहमी थी। मुझे लगा ये मेरे ऑफिस आ रही है। ये कहीं भी जाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज मैं इससे बात करके रहूंगा। आर्य बिना सोचे समझे शिवी के पीछे पीछे दबे कदमों में आगे बढ़ रहा था। तभी उसके पास ध्वनि का कॉल आया। कहाँ है तू? अब तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचा? तेरा ड्राइवर बता रहा था कि तूने गाड़ी ऑफिस से दूर ही रुकवा ली थी। सब ठीक है ना? ध्वनि ने उसके फोन उठाते ही सवालों की झड़ी लगा दी। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट याद आ गया था, इस वजह से गाड़ी से उतर गया। मैं कुछ देर में ऑफिस पहुंचता हूँ। आर्य ने जवाब दिया। वो कॉल कट करने को हुआ तभी ध्वनि ने जल्दी से कहा। बिल्कुल नहीं, तू अपने सारे इंपॉर्टेंट काम अभी के लिए भूल जा। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तू इस तरह रिएक्ट कर रही है? तुझसे बड़ी आफत और कोई हो सकती है क्या? चल मजाक की बात बाद में। तुझे पता है ना, नेक्स्ट मंथ यूके में एक अवार्ड फंक्शन होने वाला है। उसमें आने वाले सभी स्टार्स की स्टाइलिंग के लिए सभी कंपनीज अप्रोच करने वाली हैं। बस थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होगी, तू अभी ऑफिस पहुंच, उस बारे में डिस्कस करना है। ध्वनि ने एक सांस में उसे सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर आर्य ने जवाब में कहा। हाँ, तब तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लड़की से बात करने से भी ज्यादा रही थी। क्या लड़की? कौन लड़की? तू किसके बारे में बात कर रहा है? ध्वनि ने पूछा। मैं ऑफिस के आसपास ही हूँ,
वहां पहुंचकर बताता हूँ, कहकर आर्य ने फोन कट कर दिया। उसने शिवी को वहीं छोड़ा और वहां से अपने कदम डिजाइनर्स की तरफ बढ़ाए। ध्वनि उसका वेट करते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थी। उसे वहां देखते ही वो जल्दी से उसके पास गई। तू क्या किसी को डेट कर रहा है? कौन लड़की थी? चल अभी बता, जल्दी बता, उसने पूछा। कैबिन में चलकर बात करते हैं, आर्य ने कहा और लिफ्ट की तरफ जाने लगा। ध्वनि ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त सब कुछ जानना है। चलो अब जल्दी से बताओ, कौन है वो? आर्य के मुंह से लड़की का नाम सुनकर ध्वनि काफी एक्साइटेड हो गई थी। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, वो वही लड़की थी। मैं शिवी की बात कर रहा हूँ, वही लड़की शिवी जिसने उस दिन इंडियाना में मेरे साथ बहसबाजी की थी। उसकी वजह से मुझे वो कैफे काफी महंगे में खरीदना पड़ा था। आर्य के मुंह से शिवी का नाम सुनकर ध्वनि खांसने लगी। तुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी, वो कोई और होगी। तू तो उसके पीछे पड़ गया। पसंद आ गई है क्या तुझे? मुझे वो सपने में भी पसंद नहीं आ सकती। रही बात गलतफहमी की, तो उसे मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। वो वही थी, वो सबवे स्टेशन से निकल कर आई थी। उसका वो पिंक स्वेटर और लंबे घुंघराले बाल। नहीं, मुझे गलतफहमी हो ही नहीं सकती। वो वही थी। उसने अपने हाथ में व्हाइट जैकेट पकड़ा था। बाकी चीजें तो बाद में आती है। मैं उसकी शक्ल और आवाज को भी नहीं भूल सकता। आर्य शिवी के बारे में ऐसे बता रहा था जैसे वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो। ध्वनि चाह कर भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। जब आर्य उसे उसके बारे में बता रहा था तभी शिवी ऑफिस पहुंची। उसने वही पिंक स्वेटर पहना था और हाथ में जैकेट ले रखा था। कल रिया ने जबरदस्ती उसके बालों को स्ट्रेट करके बन बना दिया था, पर आज उसने अपने बाल पहले की तरह घुंघराले और खुले कर रखे थे। शिवी आर्य के बिल्कुल ठीक पीछे थी। उसे वहां देखकर ध्वनि की आंखें बड़ी हो गई। उसने आर्य का हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर लिफ्ट की तरफ ले जाने लगी। मैं भी ना कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगती हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और यहाँ खड़े होकर तेरे दुश्मन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। सही कहा था तुमने, ऑफिस में चलकर बात करते हैं। ध्वनि ने उसे जल्दी से लिफ्ट के अंदर खींचा और ऊपर जाने के लिए 4th फ्लोर का बटन दबाया। अरे क्या कर रही है? अभी तो तुझे सब कुछ वहीं पर जाना था और अब मुझे ऊपर खींच रही है। सब ठीक तो है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही है? आर्य भी ध्वनि की इस हरकत से हैरान था। मुझे क्या होगा, बिल्कुल ठीक हूँ। हम बात कर रहे थे तो वहां खड़ी रिसेप्शनिस्ट हमारी तरफ देख रही थी। मैंने देखा वो कान लगाकर हमारी बातें भी सुन रही थी। ध्वनि ने बहाना बनाया। हाँ ठीक है, तुम ऐसा करना, बाकी काम संभाल लेना, मैं मीटिंग देख लूंगा। मीटिंग में जो भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम फ्री हो तो मीटिंग में चल सकती हो। ऐसा करना, आज शाम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के साथ एक मीटिंग फाइनल कर देना। उनसे सब डिस्कस कर लेंगे ताकि वो हमें इसका ड्राफ्ट दे सके। आर्य ने ध्वनि को सब समझा दिया। वो लोग 4th फ्लोर पर पहुंच चुके थे। लिफ्ट रुकते ही आर्य आगे बढ़ने लगा, जबकि ध्वनि अभी भी लिफ्ट के अंदर थी। सारी मुसीबतें आज ही आनी थी क्या? इसे आज ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के साथ मीटिंग करनी है और आज ही शिवी को पिंक स्वेटर पहनकर आना जरूरी था क्या? ये शिवी से इतना चिढ़कर बैठा है, जब इसे ये पता चलेगा कि वो यहाँ काम कर रही है तो पता नहीं ये क्या करेगा। ध्वनि वहाँ खड़ी खुद से बातें कर रही थी। आर्य ने महसूस किया तो उसने मुड़कर देखा। वो अभी भी लिफ्ट में थी। उसने तेज आवाज में उसे आवाज लगाई। वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ। मैंने कहा ना मुझे तुमसे और भी बातें करनी है। ध्वनि ने उसकी बात पर हामी भरी और जल्दी जल्दी चलकर उसके पास गई। उसने देखा आर्य के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ध्वनि आर्य के साथ उसके कैबिन में आकर बैठ गई, लेकिन उसे नाराज देखकर ध्वनि ने पूछा, ये तेरी नाक क्यों लाल है? कहीं तो गुस्से में तो नहीं? तूने अपना घर छोड़ दिया था, फिर तेरा मूड कैसे खराब हो सकता है? पता नहीं, ऐसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आर्य को खुद समझ नहीं आ रहा था वो किस बात से नाराज है, मगर ध्वनि पूछे जा रही थी तो आर्य ने कहा, मेरा मूड खराब है क्योंकि सुबह सुबह दादू मेरे घर आ गए और मुझसे शादी करने की बात कहने लगे। जानती है ना कि मैं अली से ही प्यार करता हूँ और कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। बस उसी वजह से थोड़ा मूड खराब था। फिर बाद में वो नकचड़ी लड़की शिवी दिख गई। उसे देखने के बाद तो मेरा मूड और खराब हो गया। आर्य ने उसे सब कुछ बता दिया। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तुम ऐसा करना कि अपने लिए कॉफी के साथ केक मंगा लेना। कहते हैं मीठा खाने के बाद मूड फ्रेश हो जाता है। मैं तेरे लिए लेकर आऊं? शिवी से बात करने के लिए ध्वनि जल्दी से वहां से उठकर जाने लगी। उसे रोकते हुए आर्य ने कहा, हाँ वो सब ठीक है, वो मैं खुद देख लूंगा। तुम ऐसा करना, मिस शिवनंदिनी अय्यर को मेरे कैबिन में भेज देना। अरे नहीं, तुझे मीटिंग में जाने के लिए देर हो रही होगी। रही बात मिस अय्यर से मिलने की, तो आज शाम होने वाली मीटिंग में तुम उससे मिल ही लोगे। ध्वनि ने बहाना बनाया। आर्य ने तुरंत उसकी बात मान ली। ध्वनि काम का बहाना बनाकर वहां से निकल ली और जल्द से जल्द 6th फ्लोर पर पहुंची। शिवी भी वहां पहुंच चुकी थी और वहां बैठकर टीम के साथ काम कर रही थी। उसे अपने फ्लोर पर देखकर शिवी खड़ी हुई और कहा, गुड मॉर्निंग मैम, मैं आपसे बात करने के लिए आने वाली थी। हाँ, मुझे भी कुछ कहना था, पर यहाँ नहीं, कहीं और चलकर बात करते हैं। कहकर ध्वनि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर ले आई। उन दोनों को साथ देखकर मिस्टर चिराग दास बोले, ये लड़की तो कल ही आई थी, लगता है ध्वनि मैम के कुछ ज्यादा ही खास है। ध्वनि मैम के खास है, इसका मतलब आर्य सर के भी खास होगी। इस लड़की को बहुत जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है। तुम बात करने के बजाय काम पर ध्यान देते तो अब तक तुम्हारा प्रमोशन हो गया होता। मिस काजोल श्रीवास्तव ने उसे डांटा। मुझे भी मिस अय्यर से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्या पता मैं भी उनके साथ रहकर जल्दी प्रमोशन की सीढ़ियां चढ़ जाऊं। हिमांश ने बाहर की तरफ झांका तो शिवी और ध्वनि साथ बैठी थी। ध्वनि ने उसके बाहर आते ही कहा, देखो तुम आगे से ये स्वेटर पहन के ऑफिस मत आना, और अपने बाल इनका कुछ करो, इन्हें कटवा कर छोटे कर लो और उन्हें परमानेंटली स्ट्रेट करवा लो। इन सब के पैसे मैं पे कर दूंगी। उसकी बात सुनकर शिवी ने हैरानी से आंखें बड़ी की। उसने अपने बालों को पकड़कर कहा, नहीं, मैं अपने बालों को नहीं कटवा सकती।
मैंने इन्हें बहुत मेहनत से लंबा किया है। मेरे पापा को मेरे लंबे बाल ही पसंद थे, और ये पिंक स्वेटर ये भी मेरे पापा ने मुझे दिया था। मैं इन्हें खास मौकों पर ही पहनती हूँ। जब भी इसे पहनती हूँ तो मैं उन्हें अपने करीब महसूस करती हूँ, इसलिए मैं इसे पहनना नहीं छोड़ सकती। शिवी की बात सुनकर ध्वनि ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहा, ज्यादा कुछ नहीं तो अपने चेहरे पर थोड़ा डार्क मेकअप करके ही आ जाया करो, ताकि तुम्हें आर्य ना पहचान सके। लेकिन डार्क मेकअप और मेरे चेहरे का क्या कनेक्शन है? ये सिर्फ टीवी सीरियल में ही होता है कि चश्मा लगाने और डार्क मेकअप करने के बाद लड़कियां पहचान में नहीं आती। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। शिवी ने कहा, मैंने जल्दबाजी में आर्य से कह दिया था कि तुम्हारी हाइट काफी अच्छी है, तुम्हारे चेहरे का रंग सांवला है, बाल थोड़े और स्ट्रेट है, और तुम थोड़ी मोटी हो। कुछ भी करके अपना मेकओवर करो, धूप में बैठो, बाल कटवाओ, बहुत सारा खाना खाओ, जो भी पॉसिबल है करो, फिर तुम बिल्कुल वैसी बन जाओगी जैसे मैंने तुम्हारे बारे में आर्य को बताया था। जैसे ही ध्वनि ने कहा, शिवी उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। अब क्या मुझे उसके लिए बदलना पड़ेगा? उसने परेशान होकर कहा। उनसे मुझे कैसे छुपना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखूंगी। मैं अपना वजन तो नहीं बढ़ा सकती, लेकिन अपने अंदर काफी सारे कपड़े पहन लूंगी ताकि मोटे लोगों की तरह दिखूं। अब बची लंबी हाइट, तो मैं कल लंबे जूते खरीद लूंगी, उससे मेरी हाइट ज्यादा लगेगी। और बालों का क्या? ध्वनि ने पूछा। मैं शॉर्ट हेयर विग खरीद लूंगी। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में आपको भी मुझे फेवर करना पड़ेगा। छुट्टी पाने के लिए शिवी ने बिना सोचे समझे ध्वनि की सारी बातों को मान लिया। इतने सारे फेवर कर रही हूँ, वो कम है क्या जो तुम्हें और चाहिए? चलो बताओ क्या करना है। मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। शिवी ने हिचकिचा कर कहा। बिल्कुल नहीं, इस बारे में तो तुम भूल ही जाओ। तुम्हें ज्वाइन किए हुए अभी सिर्फ 1 दिन हुआ है और तुम छुट्टी की बात कर रही हो। आर्य को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ध्वनि ने तुरंत मना कर दिया। मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं आपको पूरी बात बता नहीं सकती, लेकिन मेरा कल तक इंडिया पहुंचना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए। अगर तुम्हें इतनी अर्जेंट में छुट्टी चाहिए तो तुम्हें डायरेक्ट आर्य से बात करनी होगी। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। अब तुम खुद सोच लो कि क्या तुम उसके सामने जाने के लिए तैयार हो। अगर ऐसा है तो मुझे एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी। पर जो भी करो सोच समझ कर करना। उसने आज तुम्हें ऑफिस के बाहर देख लिया था और उसकी बातों से साफ था कि उसके तुम्हारे बारे में ख्यालात कुछ खास अच्छे नहीं है। ध्वनि ने सारी बातों को शिवी के सामने रखा और चली गई। शिवी के चेहरे पर गहरे परेशानी के भाव थे। उसके लिए छुट्टी लेना बहुत जरूरी था, लेकिन उसका एक ही रास्ता था और वो था आर्य से जाकर बात करना। शिवी डिजायर्स में अपने वर्किंग फ्लोर पर थी। वो वहाँ असमंजस की स्थिति में खड़ी थी। उसे अपने पापा की केस हियरिंग के लिए इंडिया जाना था। वहाँ जाने के लिए उसे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी। ध्वनि ने उसे छुट्टी लेने के लिए आर्य से बात करने को कहा। ध्वनि के जाने के बाद भी शिवी वहीं पर खड़ी थी। उसकी आंखें छलछला गई। वो लगभग रोने वाली स्थिति में थी। उसने खुद को सामान्य करने के लिए आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने उसके पापा का चेहरा आने लगा। नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे पापा के लिए ये करना होगा। ज्यादा से ज्यादा वो मेरी इंसल्ट करेगा। मैंने उसकी डील कैंसिल करवाने की कोशिश की, उसके लिए ताने मारेगा। पर इन सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए इंडिया जाना है। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर चाहे वो आर्य सिंह ओबरॉय के सामने जाकर छुट्टी की बात करना ही क्यों ना हो। अपने पापा के बारे में सोचकर शिवी को एक नई हिम्मत मिली। वो तेज कदमों से चलकर वापस उस फ्लोर के सामने की तरफ बने एक बड़े से कमरे में आई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाफ उसी बड़े कमरे में काम करता था। वहाँ 2 छोटे क्यूबिकल भी बनाए हुए थे ताकि किसी को अलग से काम करना हो तो वहाँ कर सके। उसे वहाँ देखकर हिमांश ने उसके पास आकर कहा, लाओ अपना मोबाइल मुझे दे दो, और हाँ, इसे साइलेंट करके देना ताकि किसी का कॉल आए तो डिस्टर्बेंस ना हो। हिमांश की बात सुनकर शिवी को थोड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, लेकिन मैं अपना फोन तुम्हें क्यों दूं? ऑफिस में भी किसी को काम हो सकता है। अगर उसने मुझे कॉल किया तो फिर? हिमांश बोला, क्योंकि तुम यहाँ अपना फोन यूज नहीं कर सकती। ये सुनकर शिवी और परेशान हो उठी। अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें ऑफिस का मोबाइल देता हूँ ना। एक्चुअली इस ऑफिस का रूल है कि आप यहाँ अपना पर्सनल मोबाइल यूज नहीं कर सकते। ऑफिस यूज के लिए ऑफिस का मोबाइल मिलता है, तब तक आपको अपना पर्सनल मोबाइल यहाँ सबमिट कराना होता है। हाँ, ऑफिस मोबाइल का नंबर आप अपने खास दोस्तों और घर वालों को दे सकते हो ताकि इमरजेंसी में, सिर्फ इमरजेंसी में, वो तुम्हें कॉल कर सके। चिराग दास ने बताया। शिवी को ये सब सुनकर काफी हैरानी हुई। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, कुछ ज्यादा ही अजीब रूल्स नहीं बना रखे उसने। ये ऑफिस है या सर्कस जहाँ उसकी मर्जी के खिलाफ लोग कुछ भी नहीं कर सकते। शिवी ने अपने फोन को साइलेंट करके हिमांश को दे दिया। हिमांश ने शिवी का मोबाइल वहाँ रखी अलमारी में रखकर उसे लॉक कर दिया। उसने ऑफिस यूज के लिए शिवी को नया मोबाइल दिया। इसके नंबर हम सबके पास है, हमारा एक वर्किंग ग्रुप भी है, मैंने तुम्हें उसमें जोड़ दिया। अब से ये फोन तुम्हारा, उसने कहा। शिवी ने उससे वो मोबाइल ले लिया। वो वहाँ बैठकर उनके साथ काम करने लगी, लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। पता नहीं सब कैसे मैनेज होगा। अभी तो जाकर उससे बात भी करनी है। मुझे तो किसी के नंबर भी याद नहीं जिसे मैं इस फोन से कॉल कर सकूं। अगर इस बीच किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आया तो? शिवी के मन में काफी सारी बातें चल रही थी। इस चक्कर में उसके हाथ रुके हुए थे। काजोल ने उसकी तरफ ध्यान दिया तो सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें इस फाइल में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए कहा था, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया जो जब से आई हो खोई खोई लग रही हो? उसकी आवाज से शिवी का ध्यान टूटा। उसने हड़बड़ा कर कहा, मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे आर्य सर से एक बार मिलना था। उनसे तो हर कोई मिलना चाहता है, पर इतना आसान नहीं है। लगता है बाकी लड़कियों की तरह तुम भी सोशल मीडिया या मैगजीन में उनकी फोटो देखकर उनकी फैन बन गई होगी। हिमांश हंसकर बोला, फैन? मैं कोई उसकी फैन बन नहीं हूँ, वो कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना है। शिवी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, हाँ, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ काम करने वाली लड़कियां उनके साथ डेट पर जाने के लिए मरती हैं,
चिराग दास ने हैरानी से कहा, हाँ तो मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं बहुत अलग हूँ। मुझे उनसे किसी काम के सिलसिले में मिलना था, वो मुझे छुट्टी चाहिए थी। शिवी ने उन्हें बातों बातों में छुट्टी की बात कही। उसकी बात सुनकर हिमांश जोर से हंसा और फिर बोला, छुट्टी? तुम उस बारे में भूल ही जाओ, ये डिजायर्स है। और यूं समझ लो यहाँ रोबोट्स काम करते हैं, वीकेंड के अलावा यहाँ कभी छुट्टी नहीं मिलती, इमरजेंसी सिचुएशन में भी नहीं। हाँ तुम्हारी फैमिली में कोई मर गया है तो बात अलग है, आज तो छुट्टी मिलना लगभग इम्पॉसिबल ही समझो। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मेल आया था, 1 महीने बाद कोई इवेंट होने वाला है, उसके लिए हमें तैयारियां करनी है। छुट्टी तो छोड़ो, आज पूरी रात यहाँ रुककर काम न करना पड़े वही बड़ी बात है, काजोल ने कड़े शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर उन तीनों के हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। शिवी ने लंच ब्रेक में ध्वनि से बात करने का सोचा था, लेकिन वो आर्य के साथ मीटिंग में गई हुई थी, इस वजह से शिवी को उससे बात करने का मौका नहीं मिला। आर्य और ध्वनि के मीटिंग से आने के बाद उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के साथ एक मीटिंग रखी थी। उसी को बताने के लिए एक स्टाफ मेंबर ऊपर आया था। क्या पूरी टीम को मीटिंग में जाना पड़ेगा? शिवी ने हल्का घबरा कर कहा। तुम डर क्यों रही हो? देखो तुम्हारे माथे पर पसीना भी आ रहा है, दोपहर में तो तुम उनसे मिलने को कह रही थी और अब तुम्हें डर लग रहा है। उसकी आवाज में छुपी घबराहट को भांपते हुए चिराग दास बोले। शिवी ने उस मीटिंग से पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन काजोल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे नाम की तरह तुम भी काफी अजीब हो मिस सैय्यर। ये मीटिंग पूरे स्टाफ के लिए बुलाई गई है, जाओ और जाकर अपना हुलिया ठीक करो। हाँ, पूरा दिन काम करते हुए तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है जैसे तुम किसी खेत में झाड़ू लगाने का काम करती हो, हिमांश ने उसकी तरफ देखकर कहा। शिवी चेहरे से काफी थकी हुई लग रही थी। खुद को सही करने के लिए वो रेस्ट रूम में आई तो उसने खुद को आईने में देखा। ध्वनि मैम ने कहा था कि सर के सामने आने पर खुद को थोड़ा बदलना होगा, और यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बाल, मैं इन्हें कैसे मैनेज करूंगी? हाइट, कुछ सोच शिवी, कुछ सोच। शिवी वहाँ खड़े होकर आर्य से बचने के तरीके सोच रही थी। उसने अपना मुंह धोया और फिर बालों को हल्का गीला कर लिया। खुद के लंबे बालों को छुपाने के लिए उसने हाई बन बना लिया। चलो, बालों का तो इंतजाम हो गया, शिवी ने खुद को आईने में देखकर कहा। अब चेहरे का भी कुछ करना होगा। शिवी ने अपने बैग से मास्क निकाला और अपने मुंह पर पहन लिया। आंखों पर भी गॉगल्स लगा लिए। उसने अपने आगे के बालों को माथे पर फैला लिया और हाथों को छुपाने के लिए उन पर ग्लव्स पहन लिए। उसने अपना पिंक स्वेटर निकालकर बैग में रख लिया और उसके बजाय व्हाइट जैकेट पहन लिया। वो तैयार होकर बाहर आई तो सब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। हमने तुम्हें तुम्हारा हुलिया ठीक करने के लिए भेजा था, ये तुम क्या बनकर आ गई हो? तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है कोई बैंक लूटने वाली लड़की हो। उसे देखते ही चिराग दास तुरंत बोले। काजोल श्रीवास्तव ने मिस्टर चिराग दास की बात पर सहमति जताई। तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? और यहाँ ऑफिस में इतनी ठंड नहीं है जो तुमने ये मोटा जैकेट पहना है। वो सब शिवी के लुक को लेकर अपनी अलग अलग कमेंट पास कर रहे थे। शिवी भी इन सब की वजह से काफी असहज हो रही थी। उनकी बातें सुनकर शिवी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर तेज आवाज में कहा, मैं जानती हूँ आप सबको मैं बहुत अजीब लग रही हूँ, लेकिन मुझे एक अजीब किस्म की मेडिकल कंडीशन है। कैसी मेडिकल कंडीशन? हिमांश ने हैरानी से पूछा। मैं ज्यादा लोगों के बीच नहीं रह सकती। मेरी स्किन में अलग तरह की इरिटेशन होने लगती है, मुझे खुजली होने लगती है और फिर मेरी स्किन लाल हो जाती है। जो भी मेरे पास बैठता है उसे भी इसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बस इसलिए मैंने खुद को कवर किया है। शिवी के बताते ही वो तीनों उससे कुछ कदम दूर जाकर खड़े हो गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम कल से तुम्हारे पास में बैठे घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, और तो और तुम्हारे साथ खाना भी खाया था। शिवी के बातों से मिस्टर चिराग दास बुरी तरह घबरा गए। तुम हम सबसे दूर बैठोगी, मैं तुम्हारी मेज अलग से लगवा दूंगी। ऐसा करना कि तुम उस दूसरे वाले क्यूबिकल में जाकर काम करोगी। काजोल ने कहा। ठीक है, यही सही, शिवी ने बुझी आवाज में कहा। चलो अब मीटिंग के लिए चलते हैं, तुम हमसे थोड़ा दूर बैठना ताकि हमें दिक्कत ना हो जाए। और हाँ, अपनी बीमारी के बारे में ज्यादा लोगों को मत बताना, वरना सब तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव भी कर सकते हैं, हिमांश बोला। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। वो चारों मीटिंग के लिए 4th फ्लोर पर जा रहे थे। चिराग दास ने साथ में लिफ्ट में जाने से मना कर दिया और बाकी की 2 लिफ्ट बिजी होने के कारण उसे सीढ़ियों से नीचे आना पड़ रहा था। मीटिंग रूम में आर्य और ध्वनि उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। वो चारों मीटिंग रूम में पहुंचे तो आर्य को शिवी को देखकर बहुत हैरानी हुई। तुम मिस शिव नंदिनी अय्यर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम एनी टाइम खुद को ऐसे कवर करके क्यों रखती हो? उस दिन डिग्री सेरेमनी में भी तुमने खुद को छुपा रखा था, और आज भी। आर्य बोलता हुआ उसके पास आ रहा था, तभी चिराग दास ने बीच में ही उसका हाथ पकड़कर उसे शिवी से दूर कर दिया। उसके ऐसा करने पर आर्य ने उसकी तरफ घूर कर देखा। बात बिगड़ न जाए इसलिए चिराग दास जल्दी से बोला। आप गुस्सा मत कीजिए सर, मैंने ये आपके लिए किया है। इस लड़की को एक अजीब बीमारी है। वो लगातार बोले जा रहा था। इस वजह से आर्य को काफी झुंझलाहट हो रही थी। उसने तेज आवाज में कहा, तुम हमेशा ऐसे घुमा फिरा कर बातें करते हो, जो कहना है सीधे सीधे कहो ना, पॉइंट पर क्यों नहीं आते? उसके गुस्सा करने पर चिराग दास चुप हो गया। हिमांश ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली सर, मिस अय्यर ज्यादा लोगों के बीच जाती है तो इन्हें एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन के तहत स्किन इरिटेशन शुरू हो जाती है। इनका कहना है कि इनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी ये बीमारी ना हो जाए, इसलिए खुद को कवर करके रखती है। हिमांश की बात सुनने के बाद आर्य ने शिवी की तरफ देखा। उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया ताकि उसे शक न हो। वहीं दूर बैठी ध्वनि को हंसी आ रही थी। उसने खुद को बहुत मुश्किल से काबू कर रखा था। अरे वाह मिस अय्यर, तुम तो काफी स्मार्ट निकली। अब आर्य तो क्या, ऑफिस का कोई भी आदमी तुम्हारे पास आने से पहले 2 बार सोचेगा। उसने धीमी आवाज में कहा। ठीक है फिर मीटिंग शुरू करते हैं, आप थोड़ा दूरी रहे तो बेहतर होगा मिस अय्यर, चिराग दास ने कहा।
वहाँ मीटिंग शुरू हो चुकी थी। मीटिंग रूम में शिवी उन सबसे अलग एक कोने में बैठी थी। उसका ध्यान उस मीटिंग में बिल्कुल नहीं था। वो लगातार इंडिया जाने के बारे में सोच रही थी। लगभग 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म हो चुकी थी, जहाँ उन सबका पूरी रात वहाँ रुककर काम करना डिसाइड किया गया। पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम रात को ऑफिस में ही रुक रही थी। मीटिंग पूरी होने के बाद सब कैबिन में आ गए। शिवी ने अपना मास्क उतार दिया था, पर अभी भी वो लोग उसके पास नहीं आ रहे थे। गर्मी के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। देखो, ये सच बोल रही थी, इसका चेहरा तो सच में लाल हो गया। चिराग ने कहा। मैं ठीक हूँ, शिवी ने जवाब दिया। वहाँ आते ही वो सब तुरंत काम पर लग गए। शिवी उनसे थोड़ी दूर बैठकर काम कर रही थी। काम काफी जरूरी होने की वजह से उसे मन लगाकर करना पड़ रहा था। इन सब के चक्कर में वो अपने फोन के बारे में भूल गई थी। वही सिद्धांत कल होने वाली केस हियरिंग के बारे में बात करने के लिए उसे बार बार कॉल कर रहा था। लंदन में सुबह के 7 बज रहे थे। शिवी अपनी टीम के साथ पूरी रात प्रोजेक्ट डिजाइन करने में लगी थी। काम पूरा होने के बाद चारों टीम मेंबर्स ने राहत की सांस ली। फाइनली ये हो गया, कहकर हिमांश ने उबासी ली। वो अपने सामने की टेबल पर सिर टिका कर लेट गया। चलो, अब सारी फाइल्स अच्छे से अरेंज कर मिस्टर ओबरॉय के ऑफिस तक पहुंचा दो, फिर हम भी घर जाकर आराम से सो सकें। मिस श्रीवास्तव ने कहा। क्या हम घर जा सकते हैं? क्या हमें वापस ऑफिस आना पड़ेगा? शिवी के लिए ये सब पहली बार था, तो उसने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। उसकी बात सुनकर हिमांश ने अपना सिर उठाया। तो तुम